वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर की पहली आलमी इख्तराई इजलास का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय दवासाज शोबे ने पूरी दुनिया का एतमाद हासिल किया है, इसीलिए हालिया दिनों में हिंदुस्तान को कहा जा रहा है दुनिया की फार्मेसी। वज़ीर आज़म ने बिला रुकावट क्रेडिट फ्लो और माशी नमो की अहम हम आहंगी पर मुनक़्क़िद कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बैंकों का अहम किरदार, अब बैंकों को अपनानी होगी शराकतदारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग में कुल्लियत खुतबा दिया। कहा, भारत मुस्तकबिल में और ऊंचाई पर जाने के लिए माजी के चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील कर रहा है। वज़ीर आज़म ने भारत में मौजूदा दौर में हो रही 5 तब्दीलियों का किया जिक्र। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने सिडनी डायलॉग में कहा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान है गहरी दोस्ती। कहा, खला, साइंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत मुतादिद शोबों में है हमारी शराकतदारी। कहा, तकनीक के शोबे में भारत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों को लिजांगला में खराज अक़ीदत किया पेश। उन्हें नई फौजी यादगार को किया वक्फ। अक़वाम मुत्तहिदा ताउन मिशन में भारत ने अफगानिस्तान की तरक्की में ताउन के अपने अज़्म का किया इयादा। बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतसाबिना मफादात से ऊपर उठकर हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने की अपील की। आदाब नाजरीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले आलमी इख्तराई इजलास का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोदी ने दवासाज सनत से मुंसलिक लीडरों को ऑडिट ऑन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए मदऊ किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय दवासाज शोबे ने पूरी दुनिया का एतमाद हासिल किया है, इसीलिए हालिया दिनों में हिंदुस्तान को दुनिया की फार्मेसी कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा विजन इख्तरा के लिए एक माहौलियाती निज़ाम बनाना है जो भारत को अद्विया शोबे की दरियाफ्त और जदीद तिब्बी आलात में एक रहनुमा बनाएगा। वज़ीर आज़म ने फार्मा इंडस्ट्री के लीडरों को ऑडिटेड इन इंडिया, इनोवेटेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए मदऊ किया। I invite you all, ideate in India, innovate in India, make in India, and make for the world. We have the talent, resources, and ecosystem required for innovation and enterprise. I assure global and domestic industry leaders and stakeholders that India is committed to enhance the ecosystem for innovation. इस मौके पर वज़ीर आज़म ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की ज़रूरत पर भी जोर दिया। और हिंदुस्तानी अद्विया साजी की सनत ने कामयाबी के साथ कोरोना के चैलेंज का सामना किया है। भारत ने कोरोना के दौर में 150 से ज़्यादा ममालिक को जान बचाने वाली अद्वियात और सामान फराहम किया है। हालिया दिनों में भारत को दुनिया का दवाखाना कहा जाता है। कोविड वैक्सीन की 6.5 करोड़ खुराकें 100 ममालिक को बरामद की गई। Our definition of wellness is not limited by physical boundaries. We believe in the well-being of the entire humankind. Sarve api sukhina santu, sarve santu niramaya. And we have shown this spirit to the whole world during the COVID-19 global pandemic. We exported life-saving medicines and medical equipments to over 150 countries during the initial phase of the pandemic. We have also exported more than 65 million doses of COVID vaccines to nearly 100 countries this year. Over the coming months, as we ramp up
our vaccine production capacities, we will do much more. I invite you all, ideate in India, innovate in India, make in India, and make for the world. Discover your true strength and serve the world. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी डायलॉग में कुल्ली खिताब किया। वज़ीर आज़म ने भारत में टेक्नोलॉजी की तरक्की और इनकलाब के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हिंद बहरुल काहिल खत्ते में भारत के किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ये मज़ाकरात हिंद बहरुल काहिल खत्ते और उभरती हुई डिजिटल दुनिया में भारत के मरकजी किरदार को तस्लीम करता है। I see this as a recognition of India's central role in the Indo-Pacific region and in the emerging digital world. It is also a tribute to the comprehensive strategic partnership between our two countries, a force of good for the region and the world. I congratulate the Sydney Dialogue for its focus on emerging critical and cyber technologies. वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत में डिजिटल इनकलाब जमहूरियत, आबादी और मईशत के पैमाने पर है। भारत के गांवों को भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। We are building the world's most extensive public information infrastructure. Over 1.3 billion Indians have a unique digital identity. We are on our way to connect 600,000 villages with broadband. We have built the world's most efficient payment infrastructure, the UPI. Over 800 million Indians use internet. 750 million are on smartphones. We are one of the largest consumer of data per capita and have one of the cheapest data in the world. वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि डिजिटल दौर हमारे आसपास की हर चीज़ को बदल रहा है। भारत में टेक्नोलॉजी की तरक्की में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की जा रही है। There is a large effort to prepare India for the future. We are investing in developing indigenous capabilities in telecom technology such as 5G and 6G. India is one of the leading nations in artificial intelligence and machine learning, especially in human-centered and ethical use of artificial intelligence. We are developing strong capabilities in cloud platforms and cloud computing. This is key to resilience and digital sovereignty. पीएम मोदी ने मज़ीद कहा कि टेक्नोलॉजी भारत में लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना रही है। एक जमहूरियत और डिजिटल लीडर के तौर पर भारत में हमारी मुश्तरका खुशहाली और सलामती में शराकतदारों के साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं। We are transforming the lives of the people by using digital technology for governance, inclusion, empowerment, connectivity, delivery of benefits and welfare. Everyone has heard of India's financial inclusion, banking, and digital payment revolution. Recently, we have used technology to deliver over 1.1 billion doses of vaccines across India's vast geography using Arogya Setu and CoWIN platforms. We are also building a national digital health mission for affordable and universal health care for our billion plus people. Our
one nation, one card will deliver benefits to the hundreds of millions of workers anywhere in the country. और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने सिडनी डायलॉग के साथ खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलिया और भारत को करीबी दोस्त करार दिया। स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हम खला, साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में तरक्की की राह पर गामज़न हैं। Australia and India share a deep, deep friendship, or as they say in India, maitri. Our ties are strong and enduring. We are two countries that have learnt much from each other. We spur each other on to greater advances across so many fronts. Technology is crucial to the shared vision we have for our times. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बगैर किसी रुकावट के क्रेडिट फ्लो और माशी नमू की हम आहंगी के मौजू पर मुनक़िदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी इजलास से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में संकल्प से सिद्ध के फार्मूले का इयादा किया। यानी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना वाइब्रेंट हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी संभावनाओं को संकल्प में परिवर्तित करते हैं और सब मिलकर के चले तो संकल्प को सिद्धि प्राप्त करने में मैं नहीं मानता हूं कि देर लगेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1942 और 1930 मुल्क के लिए टर्निंग पॉइंट थे। उस वक्त मुल्क ने छलांग लगाई और आज़ादी मिली। वैसे एक छलांग के लिए आज मुल्क में साजगार माहौल बना है। छलांग लगाने के लिए टारगेट तैयार है, बस हमें चलना है। 1942 और 1930 दांडी यात्रा और क्विट इंडिया, ये 2 ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा टाइम था जो देश को छलांग लगाने का मूड बनाया था। 30 में वो जो छलांग लगी वो देश भर में एक माहौल बना दिया और 42 में जो दूसरी छलांग लगी उसका परिणाम 1947 में आया। यानी जो मैं छलांग की बात कर रहा हूं, आजादी के 75 साल और अब एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचे हैं कि सच्चे अर्थ में ये छलांग लगाने के लिए जमीन मजबूत है, टारगेट तय है, बस चल पड़ना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 से 7 बरसों में बैंकिंग के सेक्टर में जो इस्लाहात की हैं, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया है, उसी वजह से आज मुल्क में बैंकिंग सेक्टर की हालत काफ़ी मुस्तहकम है। सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप भी ये महसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अब काफी सुधरी हुई स्थिति में है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने NPA के मसाइल और बैंकों को रिफाइनेंस करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम दिवालिया इस्लाह कानून के साथ दीगर कवानीन में इस्लाहात की हैं। हमने NPAs की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया। हम IBC जैसे रिफॉर्म्स लाए, अनेक कानूनों में सुधार किए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया। कोरोना काल में
देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है। बैंकों की स्थिति मजबूत हो रही है और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इस्लाहात का मौजूदा मरहला भारतीय बैंकों के लिए एक नुक्ता आगाज़ है। उन्होंने कहा कि बैंकों के लिए ये सही वक्त है कि वो सरमाया करने वाले और मुलाजमतें पैदा करने वालों की मदद करें। माइलस्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सूचक भी होता है। मैं इस फेज को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में भी देख रहा हूं। आपके लिए ये देश में वेल्थ क्रिएटर्स और जॉब क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का समय है। जो अभी आरबीआई गवर्नर ने जॉब क्रिएशन की चर्चा की, मैं समझता हूं ये समय है। आज समय की मांग है कि अब भारत के बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ देश की बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए भी प्रोएक्टिव होकर काम करें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में फौज की 13 कमांड बटालियन के ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरवी जत्तार से मुलाकात की। आरवी जत्तार ने 1962 के हिंद चीन तनाज़े में चीनी फौज से लोहा लिया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खुद व्हीलचेयर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरवी जत्तार के साथ आगे बढ़े। काबिल ज़िक्र है कि नवंबर 1962 के दौरान भारत और चीन के दरमियान जंग हुई थी, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट ने चीनी फौज का डटकर मुकाबला किया था। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लेह में 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों को रेजांगला में खराज अक़ीदत पेश किया और उन्हें फौजी यादगार वक्फ की। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इजलास 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। हुकूमत की तरफ से आइंदा इजलास के दौरान अहम कानून साजी की तजवीज़ है। बजट इजलास से कबल पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कानून साजी के लिहाज से बहुत अहम हो सकता है, जबकि अपोजिशन जमातें कई अहम मसाइल पर ऐवान के दौरान बहस का मुतालबा कर सकती हैं। गौरतलब है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं है। हुकूमत की कोशिश होगी कि जो बिल मानसून सेशन के दौरान पेश नहीं हो सके उन बिलों को सरमाई इजलास के दौरान ऐवान की मेज पर रखा जाए। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में 82वें ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग अफसरान के इजलास का इनेकाद किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रोग्राम के अख्तामी इजलास से खिताब करते हुए इजलास के कामों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सम्मेलन में अपने पिछले एक शताब्दी के कार्य निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया है और महसूस किया है कि भारत के विधानमंडलों ने 1921 से 2021 तक अपनी अपनी स्वर्णिम यात्रा में अपने निगरानी, विधायन एवं वित्तीय नियंत्रण के दायित्व का अत्यंत सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कौमी मफाद से जुड़े कामों पर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। आजादी के अमृत वर्ष पर पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष संकल्प सम्मेलन में संकल्प लिया गया है कि ग्राम पंचायत से विधानमंडल व संसद तक लोक कर्तव्यों के प्रति जन जागृति अभियान चलाएंगे। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी इजलास के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मुल्क में जारी टीका मुहिम की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। वर्तमान में पूरे विश्व में कोविड महामारी के कारण एक तरह से बहुत उथल पुथल हुई, जीवन जैसे मानो रुक सा गया था। लेकिन उस कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी जहां एक और प्रधानमंत्री जी ने भारत का नेतृत्व करते हुए हमें उस मुश्किल स्थिति से निकालकर एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जहां पर
कोविड को हम कह सकते हैं खत्म नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमने कंट्रोल करने का काम किया और पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने का काम भी हमारे भारत ने किया है। ये भी एक जनता की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की, आप जैसे महानुभावों से लेकर राज्य की सरकारों से लेकर केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंतजामिया जवाबदेही यकीनी बनाने का बेहतरीन स्टेज है। ये लोगों को अपनी बात रखने का मौका देती है। संसद और राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों को मुखर करने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है। यह मंच न केवल जनता की शिकायतों को सुनने तक सीमित रखता है, आपको अपनी बात उठाने का एक अवसर देता है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं अनुसार और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नए कानून बनाने का काम भी किया जाता है, नियमों परिवर्तन भी किया जाता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को इस मंच के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सके और उनको पूरा कर सके। शिमला में मुनक़िदा 82वें ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के अख्ताम के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुल्क के मुक़न्नना में एक जैसे क़वानीन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुक़न्नना को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया जाएगा ताकि ये अवाम के तहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार हो सके। संकल्प ने लिया है कि भारत के विधानमंडलों को भी अपनी विधायी प्रक्रियाओं, नियमावलियों और गतिविधियों में यथाशीघ्र समय के अनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदैव की तरह संसद का नेतृत्व रहेगा और संसद एक प्रारूप नियमावली अविलंब रूप से सभी विधानमंडलों के स्पीकरों, पूर्व स्पीकरों से, एक्सपर्ट अनुभवों से चर्चा कर एक नई नियमावली बनाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट और मुक़न्नना वन नेशन वन लेजिस्लेटिव के लिए लाहेअमल तैयार करेंगे ताकि मुक़न्नना की कार्रवाई से मुतालिक तमाम मालूमात एक प्लेटफॉर्म पर अवाम तक पहुँच सकें। लोकसभा स्पीकर ने भी मुक़न्नना में मुनासिब माहौल पर जोर दिया और कहा कि ऐवान में मस्बत बहस की भी हौसला अफजाई की जाए। हमने ये भी संकल्प पारित किया है कि संसद और विधानमंडल जो अपनी कार्रवाइयों को, सदन की कार्रवाइयों को सार्वजनिक करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर वन नेशन वन लेजिस्लेटिव की कार्य योजना बनाएंगे ताकि संपूर्ण देश की जनता एक प्लेटफॉर्म पर तमाम विधानमंडल की कार्रवाइयों की, उनकी डिबेट की, उनकी चर्चाओं की, उनके नवाचारों की और पूर्व में हुई विधानमंडल की डिबेट, चर्चा, बजट, अन्य सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर मिले। और वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 11,919 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 11,242 मरीज़ इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.28% हो गई है। एक्टिव केसेस की कुल तादाद कम होकर 1,28,762 हो गई है। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन के तहत अब तक 114 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा है कि कल 73,44,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मरकज़ी हुकूमत तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को कोविड वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रही है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन में भारत ने अफ़गानिस्तान की तरक्की में मदद करने के अपने अज़्म का इयादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने बातचीत के दौरान कहा कि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा खुरेज़ी और तशद्दुद बरपा हुआ है। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत फ़ौरी इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है जो बग़ैर किसी रुकावट के बराह रास्त पहुँच सके और ज़ात, मज़हब या सियासत से क़तई नज़र हो। अफ़गानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में भारत ने कहा कि भारत अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ अपनी अहद बस्तगी पर कायम है। UNSC की करारदाद
2593 तालिबान के इस अज़्म की अक्कासी करती है कि वह अफ़गान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। NSA की तीसरे इलाक़ाई सिक्योरिटी डायलॉग में दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफ़गानिस्तान ज़रूरी इत्तफ़ाक़ राय की भी अक्कासी करता है। अब बात करेंगे बैनुल-अक़वामी मेले की। दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में जहां एक तरफ माहौल दोस्त गुड़िया तवज्जो का ख़ास मरकज़ बन गई है, वहीं उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर मिल रहा है 51,000 रुपये फ़ी किलोग्राम का गुड़, जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारत बैनुल-अक़वामी तिजारत मेले में काफ़ी तादाद में ख़वातीन सनत साज भी देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पंडाल में कानपुर की रंजना गुप्ता भी मेले में अपने हाथों की बनी इको फ्रेंडली गुड़िया लेकर आई हैं। राम लक्ष्मण, सीता से लेकर राधा कृष्ण और भारत माता समेत काफ़ी खूबसूरत इको फ्रेंडली मूर्तियां इनके स्टॉल पर देखी जा सकती हैं। इनके हाथों की बनी गुड़ियाओं को बैनुल-अक़वामी सतह पर लोग पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी खुश हैं। फैमिली आर्ट है, मेरे पापा ने स्टार्ट की थी ये डॉल बनाना। और ये जो डॉल है, मतलब हम लोग इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, ना कोई किसी मशीन का यूज़ है। ये सारी डॉल जो हम लोग खुद हाथों से ही बनाते हैं। हमारे जैसे कारीगरों को बहुत बढ़ावा मिला है। जो रोड साइड पे जो बेचारे कलाकार बनाते थे, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है मोदी जी की वजह से। जैसे हमारी जो आर्ट है पहले केवल कानपुर ही तक सीमित थी, अब इनकी वजह से जैसे फेयर लगने लगे हैं, तो हम लोगों की जो डॉल है बाहर तक भी जाने लगी है। मेले में आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस बार मेले में देसी मसनूआत को भी खूब पसंद किया जा रहा है। ज़्यादातर स्टॉल जो हैं क्षेत्रीय स्थानीय स्टॉल्स को लगी हैं और लग रहा है कि मोदी जी की वोकल फॉर लोकल को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे हम बाजार जाते हैं तो वहाँ नहीं मिलता हमें इतना, यहाँ अलग से ये चीज़ है। अभी तक तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि बिजनेस उसमें आए हैं, इतना रश भी नहीं है। काफ़ी अच्छे से चीज़ें, हम एक एक चीज़ को अच्छे से देख पा रहे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल का इकट्ठा हो गया है तो बहुत सारा स्टॉक जो है वो नया देखने को मिला। जैसे कि ये डॉल्स हमने देखी हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, सो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हर बार यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश के पंडाल में अयोध्या से आया एक ऐसा स्टॉल भी है जहां गुड़ की एक से बढ़कर एक किस्म लाई गई है। जी हाँ, कहीं गुलाब गुड़ तो कहीं इलायची गुड़ तो कहीं कुछ और। इतना ही नहीं, ये स्टॉल सुर्खियों में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ 51,000 रुपये फ़ी किलो का गुड़ भी मिल रहा है। ये 51,000 रुपये किलो में है। इसमें सोने की स्वर्ण पत्र की जो है पर पीस में इसमें कोटिंग होती है, लगा होता है। और हमारा प्रयास है कि गुड़ की अधिक से अधिक स्वाद हम जनता को दे सकें। मेले में हर दिन सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी मेले में अपना यौम रियासत मनाया, जहां फनकारों ने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम पेश किए। दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इन्हीं रंगारंग झलकियों के साथ अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। जैविक खेती, जैविक उत्पाद, अच्छे दाम, बढ़िया मुनाफा, पर कैसे? परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है फायदेमंद? क्या सच में मिल रहा इस योजना से लाभ? परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़ी सारी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ में 20 नवंबर शनिवार शाम 5:30 बजे।